तो कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। बच्चों, पार्ट 1 में मैंने सेल के इंट्रोडक्शन बताया था और इस पार्ट 2 में आज के वीडियो में सेल्स के जो ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर उसके बारे में बताऊंगा 1 बाय 1। बच्चों, पूरे ध्यान से आप लोग सुनेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप समझोगे भी। और जैसा कि मुझे लग रहा है कि जो बच्चे पसंद भी कर रहे हैं मेरे वीडियो को, और रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात का कि जो बहुत विदिन फ्यू डेज एक्चुअली आई हैव गॉट मोर देन 100 सब्सक्राइबर्स, थैंक्स टू ऑल। और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी हमारा जो है सो मतलब कि बच्चे जब पसंद करेंगे निश्चित रूप से हमें मौका देंगे सेवा करने के लिए और पढ़ाने के लिए भी। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे बड़े ढंग से इसी को पढ़ेंगे और सुनेंगे और समझेंगे भी। तो बच्चों, मैं अब स्टार्ट करता हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि सेल जो होता है कि यूनिट ऑफ द बॉडी होता है, यानी कि किसी भी लिविंग बॉडी का, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल हो, उसके जो यूनिट होते हैं उसको हम लोग सेल कहते हैं। तो सेल जो होता है बच्चों, ये प्राय हम देख रहे हैं कि ये इसको जैसे कि आप थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास करेंगे तो देखिए, ये जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, अभी मैं एनिमल सेल की बात कर रहा हूँ। एनिमल सेल में केवल एक ही मेम्ब्रेन होता है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और ये प्राय प्रोटीन का बना होता है, लाइपोप्रोटीन का बना रहता है, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन जो सेल को कवर करता है, और इसके अंदर जो आप ये देख रहे हो, ये फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, ये इसको कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। इसको क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। बच्चों, एक्चुअली में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर में आप यहाँ देख रहे हो कि ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर में ये जो फ्लूइड होता है इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इस तरह से बच्चे होता क्या है कि न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर में होते हैं, और साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो होते हैं, ये दोनों प्रोटोप्लाज्म ही हैं। और इसका जो मुख्य रोल होता है प्रोटोप्लाज्म का, इसको हम बेस ऑफ द लाइफ भी कहते हैं, बेसिस ऑफ द लाइफ। क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि ये सारे ऑर्गेनल्स जो सेल के अंदर होते हैं, इसको बैलेंस रखने के लिए अति आवश्यक हो जाता है इसका नहीं तो होगा क्या, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, सेंट्रोसोम, राइबोसोम एटसेट्रा, ये सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं आपस में टकरा जाएंगे और फिर सेल का स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखते होंगे कि कोई सॉफ्ट चीज जब पार्सल आता है या फिर ऑनलाइन आता है, तो आप देखते हो कि उसका पैकिंग बहुत ही ढंग से किया जाता है ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन में इधर से उधर होकर के डैमेज न हो जाए। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ ये क्या करता है, इसको सही रखने के लिए प्रोटोप्लाज्म का होना अति आवश्यक होता है। और न्यूक्लियस के अंदर के प्रोटोप्लाज्म को हम न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर के प्रोटोप्लाज्म को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो बच्चों, ये तो हो समझ गए। अब ये बीच का जो न्यूक्लियस होता है बच्चों, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे हम पर कंट्रोल जब कौन करता है, तो नर्वस सिस्टम करता है, जो हमारा ब्रेन होता है। तो ब्रेन ये न्यूक्लियस का ही ब्रेन होता है। इसके न्यूक्लियस के जितने भी सेल के जो फंक्शंस होते हैं, जितने ऑर्गेनल्स के, ये न्यूक्लियस ही सबको ऑर्डर करता है और कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया, तुम एनर्जी बनाओ। देखो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तुम ट्रांसपोर्ट करो। हाँ, ईआर फ्रेमवर्क दो, एटसेट्रा। तो ये सारा जो आदेश पारित होता है ये न्यूक्लियस के द्वारा ही होता है, इसीलिए इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। बच्चों, फिर उसके बाद हम देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया, आप माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ देख पा रहे हो। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम होता है, इसके अंदर ही क्रेब्स साइकिल होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस भी कहते हैं। व्हाई? बिकॉज इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया energy is produced. Energy is produced. As we know that oxygen is inhaled by us. तो ऑक्सीजन जब अंदर आता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है, और फिर जब डाइजेस्टेड फूड, व्हाट एवर दैट इज कॉल्ड एज द ग्लूकोज,
तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आते हैं तो क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होते हैं। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इसके जरिए क्या होता है बच्चों, एनर्जी का निर्माण होता है और इसी एनर्जी के प्रयोग करके हम लोग फंक्शन कर पाते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या अदर लिविंग थिंग्स हो, जो भी हो। तो बच्चों जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसके बाद हम देखते हैं कि ईआर जो होता है बच्चों, ये सेल के फ्रेमवर्क को देता है। फ्रेमवर्क दैट मीन्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर होगा क्या, हाँ, इसके स्ट्रक्चर बिगड़ जाएंगे। आप देखते होंगे कि कोई मकान, कोई घर जब बनता है तो उसमें पिलर दे दिया जाता है। पिलर का मतलब क्या होता है कि उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, ताकि उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। ठीक उसी प्रकार ईआर का काम होता है, जो सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखना और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करना, यह ईआर का काम होता है बच्चों। ठीक है, ईआर दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार इसका ईआर होते हैं। ईआर एक ही होता है, एक ही ईआर पर मैंने बताया था ईआर के शॉर्ट वीडियो में कि ईआर एक ही होते हैं। उसके हाफ पार्ट पे क्या होता है कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो उस पे रहते हैं। ये जो आप पार्टिकल्स देख रहे हो, ग्लोबुल लाइक स्ट्रक्चर ईआर पे, ये राइबोसोम्स है। जिस पार्ट पे राइबोसोम्स होता है उसको हम कहते हैं आरईआर, उसको हम कहते हैं आरईआर। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स दैट पार्ट टेक्स पार्ट इन द केस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस के केस में ये सहयोग करते हैं। और जो हाफ पार्ट जो उसका होता है ईआर का, वो स्मूथ होता है, वहाँ ब्लैंक होता है, वहाँ कुछ भी नहीं होता, वहाँ राइबोसोम्स नहीं होता। तो वो क्या करता है बच्चों, वो फैट सिंथेसिस का काम करता है। तो एसईआर फैट सिंथेसिस, आरईआर प्रोटीन सिंथेसिस, हमने फंक्शन समझ लिया। अब फिर चलते हैं बच्चों की सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम भी एक ऑर्गेनेल होता है जो सेल के अंदर होता है। तो बच्चों, चाहे प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, दोनों के केस में क्या होता है कि सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन एक नेचुरल प्रोसेस होता है और इसी से ग्रोथ भी होता है और ऑन हीलिंग होता है, इंजुरी हीलिंग होता है, एटसेट्रा। तो सेल डिवीजन का होना अति आवश्यक होता है। तो यहाँ पर सेंट्रोजोम जो होता है वो सेल डिवीजन में सहयोग करता है। हाँ, ये सेंट्रोजोम का रोल होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वैक्यूल। तो वैक्यूल भी होता है बच्चों। होता क्या है ना कि एनिमल के केस में वैक्यूल छोटा साइज में होता है और प्लांट के सेल में ये थोड़ा बड़े साइज के हो जाते हैं। तो ये प्लांट के सेल में थोड़ा बड़े साइज के इसलिए होते हैं क्योंकि आप जानते हो कि प्लांट्स को ज़्यादा वाटर स्टोरेज करने की क्षमता होनी चाहिए। तो प्लांट जो अपना स्टोर करता है, और वी आल्सो नो दैट आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ 70% ऑफ वाटर। तो 70% वाटर जो बॉडी में होता है, चाहे वो प्लांट बॉडी में हो फिर एनिमल बॉडी में हो, ये कहाँ रहता है स्टोर? वो रहता है वैक्यूल में ही स्टोर रहता है। और प्लांट्स के केस में क्या होता है बच्चों, जो चूंकि उसमें टर्जिडिटी को भी प्रदान करता है ताकि वो अपने को बैलेंस रख सके प्लांट्स के केस में। तो बच्चों, इस तरह से हम देखते हैं कि वैक्यूल का भी अहम रोल हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या, जो कि राइबोसोम्स। आप जो राइबोसोम्स ग्लोबुल लाइक स्ट्रक्चर जो देखते हो, ये राइबोसोम फ्री स्टेट में भी साइटोप्लाज्म में होते हैं। कुछ राइबोसोम्स ईआर पर बेस होते हैं जिसको आरईआर कहते हैं, और कुछ राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में फ्रीली रहते हैं, उसको हम कहते हैं फ्री स्टेट में रहना। तो यहाँ राइबोसोम्स का जो फंक्शन है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, तो इसकी भी एक अहम रोल हो जाता है। फिर उसके बाद एक हम देखते हैं कि लाइसोसोम एक ऑर्गेनेल होता है, उसे हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं, आत्महत्या की थैली, किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। तो लाइसोसोम का जो फंक्शन है बच्चों, होता क्या है कि किसी कारणवश जब फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर चले जाते हैं, तो सेल के अंदर जब इंटरफेरेंस कर जाते हैं फॉरेन पार्टिकल्स, आई मीन जर्म्स हुआ, बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, एटसेट्रा, कोई भी चीज, वहां पे या फिर किसी कारण से कोई ऑर्गेनेल्स डैमेज हो जाता है सेल के अंदर, यानी कुछ भी ऐसा होता है जो हार्मफुल होता है सेल के लिए, वहाँ फिर क्या होता है, ये न्यूक्लियस कहता है लाइसोसोम को, क्या तुम जाओ वहाँ पे और उसको मार दो, उसको खत्म करो, उसको समाप्त करो। ये तो न्यूक्लियस ऑर्डर कर दिया,
क्योंकि ब्रेन ऑफ द सेल है वो। लेकिन किसके द्वारा? तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स इसको ट्रांसपोर्ट करता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहता है लाइसोसोम को, लाइसोसोम जाओ देखो वहां पे चलो वहां और फॉरेन पार्टिकल्स को किल करो। तो लाइसोसोम का फंक्शन क्या हो जाता है बच्चों? ये फिर कहा जाता है उसके पास जाता है, फॉरेन पार्टिकल्स के पास, और वहां जाकर के लाइसोसोम जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या होता है उसका, वो अपने आप को ब्लास्ट करता है और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उस फॉरेन पार्टिकल्स को घेर लेता है और उसको मार देता है, उसको खत्म कर देता है। तो फिर सेल हमारा सेफ हो जाता है। तो बच्चों लाइसोसोम को इसलिए सुसाइडल बैग भी कहते हैं। अब रही बात कि अब हम देखते हैं कि यहाँ गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो बच्चे होते हैं ये प्राय ट्रांसपोर्टेशन के काम करते हैं, और जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स को या कोई भी तरह की बात को इधर से उधर करना रहता है, ट्रांसपोर्ट करना रहता है, वो फंक्शन होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। तो बच्चों मोर और लेस मैंने एक सेल के बारे में बता दिया। और प्लांट के सेल में क्या होता है बच्चों? प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर से एक कवर होता है आउटरमोस्ट, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, जो प्लांट के ही केस में केवल होते हैं। तो बच्चों मोर और लेस हमने सेल के बारे में इन शॉर्ट बहुत कुछ बता दिया। फिर अगले वीडियो में और कुछ बताऊंगा। ओके बच्चों, थैंक्स।